बताते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहाँ पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूँ कि यह विषय न केवल हमारी एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है, बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्प्रोरी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखने का अवसर आप सबने दिया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि अर्जन सिंह जी जैसे विजनरी मिलिट्री लीडर्स इस देश में पैदा हुए। उनकी लीडरशिप, उनका विजन और देश के प्रति उनका समर्पण इनक्रेडिबल रहा है। वो अपने दौर के एक विजनरी मिलिट्री लीडर तो थे ही, उनका विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है और आज भी वह भारतीय वायुसेना के लिए और हमारे युवाओं के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उनकी जीवनी अपने आप में इतनी मोटिवेटिंग है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक हम सभी को इंस्पायर करती रहेगी। मैं देख रहा था कि केवल 19 साल की उम्र में ही उनका सिलेक्शन प्रतिष्ठित रॉयल एयरफोर्स कॉलेज के लिए हुआ था और वहाँ उनका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, उसमें उनके स्क्वाड्रन को इम्फाल भेजा गया था, जहाँ पर उन्होंने अराकान अभियान के दौरान असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया। उसके बाद
15 अगस्त 1947 को आज़ादी की इस ऐतिहासिक अवसर पर अर्जन सिंह जी ने 12 टेम्पेस्ट विमानों के साथ एक भव्य फ्लाई पास्ट का भी नेतृत्व किया था। साथियों, लोगों के पास आर्म्ड फोर्सेज में आने के अलग अलग कारण हुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने ही आर्म्ड फोर्सेस के लिए होते हैं। अर्जन सिंह जी वैसे ही थे। और इसका पता हमें इस बात से भी चलता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मोर्चे पर भेजा जाए, मैं जंग में जाना चाहता हूँ। वह समस्याओं से भागने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह समस्याओं का डटकर सामना करते थे। शायद यही कारण है कि आज इतिहास में उनका एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है। साथियों, इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास का हिस्सा भी होते हैं और इतिहास का निर्माण भी करते हैं। अर्जन सिंह जी उनमें से एक थे। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो उनकी भूमिका रही है उससे हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। यह उनकी विजनरी लीडरशिप का ही उदाहरण था कि महज 1 घंटे के अंदर इंडियन एयरफोर्स की दुश्मन के खिलाफ काउंटर अटैक उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस महत्वपूर्ण युद्ध में उनकी इनक्रेडिबल लीडरशिप और विशिष्ट सेवा के लिए अर्जन सिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बाद में 1966 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ से प्रमोट कर उन्हें एयर चीफ मार्शल बनाया गया और अर्जन सिंह जी भारतीय वायुसेना के इतिहास में इस प्रतिष्ठित पद पर प्रमोट होने वाले पहले अफसर बने। साथियों, वैसे तो उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए मैं मानता हूं कि वह कम है। उनके बारे में कई आर्टिकल्स भी लिखे जा सकते हैं, कई किताबें भी लिखी जा सकती हैं, कई इंडिपेंडेंट लेक्चर्स भी किए जा सकते हैं, फिर भी कुछ बहुत सारी बातें छूट जाएंगी क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था और उनके काम का जो दायरा था वह इतना विस्तृत था कि उसे कुछ शब्दों में बात पाना यह लगभग असंभव है। आज भी भारतीय वायुसेना पर उनकी छाप हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है और यह बात भी एक हद तक सही है कि जब भी कोई संस्था सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाती है तो उसमें उसके फाउंडिंग फादर्स के विजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो विजन, जो इथोस उन्होंने हमें दिया था वह आज इंडियन एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज यदि हमारी सेना दुनिया की सशक्त वायु सेनाओं में से एक है तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनके विजन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, जब भी मैं इंडियन फोर्स से जुड़े हुए किसी इवेंट में आता हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरे जहन में वायुसेना का इतिहास चलने लगता है। इंडियन एयर फोर्स की यात्रा अपने आप में एक कहानी है। कहानी नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि यह इपिक है, एक एस्पायरिंग इपिक, एक इंस्पिरेशनल इपिक और एक ट्रांसफॉर्मेशनल इपिक जो सिर्फ आसमान में उड़ान भरने की नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के सपनों को हकीकत में बदलने की यह एक गाथा है। साथियों, आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किन परिस्थितियों में हमारी एयरफोर्स आगे बढ़ी है, कितने कम रिसोर्सेस के साथ हमने एक नई शुरुआत भी की है। न जाने कितनी कठिनाइयां हम सबको झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं को झेलने के बाद भी हमारी एयरफोर्स कहीं रुकी नहीं, कहीं थमी नहीं, बल्कि लगातार और सशक्त होती चली गई। इसमें नए नए मजबूत विंग्स जुड़ते गए। 1965 की जंग हो या 1975 की जंग हो, गोवा लिबरेशन ऑपरेशन या फिर 1999 की कारगिल वार हो, ऐसे अनेक मौके आए हैं जहां इंडियन फोर्स एक डिसाइसिव फैक्टर के रूप में उभरी है। आज स्थिति यह है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सों में से एक हैं। आज हमारी एयरफोर्स बेहद मजबूती के साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रांग पिलर के रूप में काम कर रही है। साथियों, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह मुद्दा हुआ करता है। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर पाता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों और जब वह आंतरिक रूप से सिक्योर हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में
मुझे भी कुछ न कुछ अपना योगदान करने का अवसर मिला है, पहले गृह मंत्री के रूप में और अब रक्षा मंत्री के रूप में। मेरा प्रयास रहा है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ रखा जाए। यह विषय हमेशा मेरे मन के करीब रहा है। अपने इस प्रयास के दौरान मेरी अपनी एक समझ बनी कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मेरा खुद का एक अलग विजन बना है और अपनी उस समझ और विजन के आधार पर मैंने बहुत सी बातें सीखी भी हैं यहाँ आकर 11 वर्षों के अंदर, और अब उन्हीं को आधार बनाकर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपके सामने भी यहाँ रखना चाहूँगा। आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हो रहे 2 प्रमुख चेंजेज पर मैं आपसे खास बातचीत करना चाहूँगा। इन दोनों चेंजेज ने आज विश्व को एक ऐसे डायनेमिक और अनसर्टेन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है जो पहले कभी नहीं था। पहला मुद्दा है कि दुनिया भर में जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजिक तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से पावर इक्वेशंस में परिवर्तन हो रहे हैं, वह हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उन्हें हमें किस तरह से देखना चाहिए। और दूसरा मुद्दा यह है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा ट्रांसफॉर्मेशन हम पर किस तरह से असर डाल रहा है। मैं पहले मुद्दे से अपनी बात की शुरुआत यहाँ करना चाहूँगा। साथियों, आज अगर हम पूरी दुनिया को एक हॉलिस्टिक नज़रिए से देखें तो हमें कई सारे परिवर्तन दिखते हैं। यदि पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो यह परिवर्तन और तेज हुए हैं। एक तरफ तो कई पुराने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में तनाव की स्थिति दिख रही है, कई पुराने इंटरनेशनल अलायंसेस टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नए नए स्ट्रेटजिक इक्वेशन या अलायंसेस बनते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। यह जो फ्लूइड ग्लोबल ऑर्डर है, इसके कई सारे इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके जो इकोनॉमिक इफेक्ट हैं वह एक पूरा अलग विषय है, लेकिन मैं यहाँ आपसे इस फ्लूइड ग्लोबल ऑर्डर के सिक्योरिटी सिनेरियो पर बात करूँगा जो हमारे अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। साथियों, अभी कुछ वर्ष पहले तक वैश्विक सुरक्षा को अलग अलग खेमों में बटा हुआ देखा जाता था। उन अलग अलग खेमों के अनुसार हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस स्वाभाविक रूप से होती रहती थी। हालांकि भारत का हमेशा से एक पॉजिटिव इंस्टांस रहा है। भारत कभी किसी गुट या किसी खेमे का सदस्य नहीं रहा है। हमने हमेशा अपनी सॉवरेन और इंडिपेंडेंट पॉलिसीज का निर्माण किया है और उसे अपनाया भी है। लेकिन आज की दुनिया थोड़ी अलग है। आज आप देखिए कि 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जाता है। इस कारण 20वीं सदी की जो क्रॉस अटलांटिक पावर इक्वेशंस थी वह अब शिफ्ट होकर एशिया की ओर हमारे नजदीक आ गई हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन आज स्ट्रेटेजिकली दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह बनकर उभरा है। और यह जो परिवर्तन हमें देखने को मिला है, इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे नेशनल सिक्योरिटी के साथ है। मेरे कहने का यह अर्थ है कि इन शिफ्टिंग जियो स्ट्रेटजिक इक्वेशंस का हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जितना डायरेक्ट इंटरेस्ट आज है उतना पहले कभी नहीं था। और यह जियो स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटीज हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार के चैलेंजेस ला रही है और हम इन्हें किस प्रकार से हैंडल करने के लिए तैयार हैं, यह आज हमारे सामने एक प्रमुख मुद्दा है। सरकार और पॉलिसी मेकर्स इस दिशा में अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें इंडियन एयरफोर्स का योगदान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वह टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का है। अभी मैंने जिन परिवर्तनों की बात नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर की है, उसी प्रकार के परिवर्तन डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। बल्कि मैं तो यह कह सकता हूं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह बाकी सारे परिवर्तनों से कहीं अधिक तेजी से हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने पिछले 200-300 वर्षों में जितनी प्रोग्रेस नहीं की, उससे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पिछले 15-20 वर्षों में हमको देखने को मिली है। इतनी तेजी से तो इंसान तक नहीं बदले जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यदि आप उन पर नज़र डालें
तो आपको एक कॉमन बात देखने को मिलेगी। वह यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से वारफेयर के तरीके अब कहीं ज़्यादा तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। वारफेयर में अब ज़्यादा या अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लिथैलिटी दोनों को मिल रही है। वैसे तो डिफेंस टेक्नोलॉजी लैंड, मैरीटाइम तथा एयर सभी डोमेन्स में परिवर्तन ला रही है, परंतु एयरफोर्स में इन परिवर्तनों का इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी आज हमारे एरियल वारफेयर के नेचर और कैरेक्टर में लगातार यह बदलाव ला रही है। आज का एरियल कम्बैट डोमेन जमीन से कुछ फीट ऊंचाई से लेकर स्पेस डोमेन तक फैल चुका है। सर्वेलेंस ड्रोन से लेकर स्पेस मिलिट्री स्टेशन तक न सिर्फ एरियल कम्बैट डोमेन में विस्तार हुआ है, बल्कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में भी हाल के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी हुई है। इसमें हमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पूरा युग ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी ब्रेक थ्रो का युग है। आए दिन हमें ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं जो महज कुछ महीने या कुछ वर्षों पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर उसके कई सारे एप्लीकेशंस ने आज पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। साथियों, डिफेंस के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल तेजी से बढ़ा है और बढ़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा हाइपरसोनिक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि ने भी वारफेयर को और ज़्यादा अनसर्टेन बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल भी यह एक चैलेंज लेकर आया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मिलिट्री रोल में इस्तेमाल भी एक चैलेंज पेश कर रहा है। साइबर और स्पेस तथा इस तरह की अनेक टेक्नोलॉजी ने वारफेयर में एक नया अनकन्वेंशनल कंपोनेंट जोड़ा है। हालांकि कई बार मैं यह भी सोचता हूं कि हम जिन्हें कल तक वारफेयर या का अनकन्वेंशनल तरीका मान रहे थे, क्या वे आज वास्तव में अनकन्वेंशनल रह गए हैं? तेजी से हो रहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के मद्देनजर ये अनकन्वेंशनल मेथड्स तेजी से कन्वेंशनल रियलिटी का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज की यह स्थिति बताती है कि वारफेयर का जो पुराना हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम था, वह अब सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा है। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, इसका आकलन करके एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है, और वह यह कि आने वाले समय में वारफेयर भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। साथियों, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे जियो स्ट्रेटेजिक हों या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हों, दोनों परिस्थितियां आज पहले की तुलना में कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स हैं। इसलिए आज जब हम सिक्योरिटी पाथवेज के नए नए फॉर्मुलेशंस का प्रयास करते हैं या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रयास करते हैं, तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स पर, दोनों पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर हो या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दोनों ने हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला है। आज हमारी सीमाएं, चाहे वह नॉर्दर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, ईस्टर्न बॉर्डर हो या फिर इंडो पैसिफिक हो, ये कहीं ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हालांकि इन सीमाओं पर चैलेंजेस पहले भी थे, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हालिया परिस्थितियों को देखते हुए यह और ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं। लेकिन मुझे आपसे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 10 से 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इन सिचुएशन को न सिर्फ अच्छे से समझा है, बल्कि उनके अकॉर्डिंग स्टेप्स भी उठाए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार आई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।